फिर किसी ने हीरो बनने की कोशिश नहीं की। मैं ठाकुर को यूं ही जकड़े हुए एक कमरे में ले गया। वो कमरा शायद सिटिंग रूम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर से दकियानूसी नजर आने वाली वो हवेली अंदर से यूं जदीद अंदाज में रास्ता होगी। इस कमरे में वॉल टू वॉल कारपेट था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर दबीज और कीमती पर्दे थे। फर्श पर बड़े बड़े कुशन और गाव तकिए रखे हुए थे। एक मेज़ पर शतरंज की बसात और मोहरे रखे हुए थे। दीवार गिर अलमारियों में शीशे के दरवाजे थे और इन अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट करके मैंने ठाकुर की तलाशी ली, मगर इसके पास कोई हथियार नहीं था। इसे हथियार रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसने मुहाफिजों की एक फ़ौज पाल रखी थी, मगर आज वो फ़ौज भी इसके काम ना आ सकी। अचानक मुझे ख्याल आ गया कि अगर इसका कोई मुलाजिम पुलिस को इतला दे आया तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। मैंने ठाकुर को कमरे के वस्त में फेंका और गुर्रा कर बोला, एक मरतबा फिर सुन लो कि अगर तुम्हारा कोई मुलाजिम पुलिस के पास गया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे मुल्क की पुलिस मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। वो मेरे मुलाजिम है, पुलिस के नहीं। ठाकुर अपनी गर्दन मसलते हुए बोला, मुझसे बगैर पूछे कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। अब तुम मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करो। मैंने कहा, तुम्हें यरगमाल के तौर पर मैं अपने साथ ले जाऊँगा। पुलिस का खतरा दूर होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो। इसने अचानक कहा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने ये भी सुना है कि मुसलमान जुबान देकर इससे फिरते नहीं है। इसने कहा, ये भी तुमने ठीक ही सुना है। फिर मुझसे वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें हिफाजत से निकाल दिया तो तुम मेरी जान नहीं लोगे। शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो मेरी मजहबी जज्बात उभार के अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने इसकी चाल इसी पर उलट दी। तुम भी राजपूत हो? मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। और मैंने सुना है कि राजपूत भी बहुत बहादुर कौम है। ये लोग भी किसी को कॉल देते हैं तो इसे मरते दम तक निभाते हैं। इसकी गर्दन एकदम तन गई और वो बावकार अंदाज में बोला, तुमने भी ठीक सुना है। फिर एक वादा तुम भी करो। मैंने हंस कर कहा, आज के बाद गांव की हर लड़की को अपनी बहन और बेटी समझोगे। ये कहकर मैंने गौर से इसके चेहरे का जायजा लिया। फिर ज़रा तवक्कुफ करके बोला, अगर तुम ये वादा कर लो तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। ठाकुर चंद लम्हे तजब्जब की कैफियत में रहने के बाद आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद गाँव की हर लड़की को अपनी बहन समझूंगा। गुड, मैंने हंस कर कहा, मैं भी वादा करता हूँ कि अगर तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर ये लहजा बदल कर बोला, मगर एक बात का ध्यान रहे, इस मुल्क में मैं बेबस और तन्हा नहीं हूँ। मुझे कभी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो मेरे आदमी तुम्हें पाताल से भी खोद निकालेंगे। मुझसे क्या चाहते हो? अभी इसने झिंझला कर पूछा। अचानक बाहर से कई गाड़ी के इंजनों की आवाज़ आई। मैं भड़क कर खिड़की की तरफ बढ़ा। इसी वक्त कोई मेगाफोन पर बोलने लगा, कामरान, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने वहशत ज़दा होकर ठाकुर का गिरबान पकड़ लिया और इसे घसीट के खिड़की के पास ले गया। फिर इसकी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल रखते हुए कहा, इन लोगों से कहो कि वापस चले जाएं, वरना मैं पूरा रिवॉल्वर तुम्हारे जिस्म पर खाली कर दूंगा। मेरा लहजा इतना फैसलाकुन था और इसमें इतनी सफाकी थी कि ठाकुर लर्ज कर रह गया। इसने खिड़की का एक पट खोला और फटी फटी आवाज़ में चीख कर बोला, यहाँ कोई कामरान नहीं है, ऑफिसर, तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। फिर वो बिड़बिड़ाने लगा, किस कुत्ते के पिल्ले ने पुलिस के पास जाने की हिम्मत की है? मैं इसके पूरे ख़ानदान को ज़िंदा जला दूंगा। ज़िंदा तो तुम जलाओगे जब खुद ज़िंदा रहोगे। मेरी आवाज़ में वहशत थी। इस लम्हे मुझे खुद अपना लहजा अजनबी महसूस रहा था। जब तक मैं ज़िंदा हूँ पुलिस तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगी। इसके अंदर का ठाकुर एकदम बेदार हो गया। वो इब्तदाई सदमे से संभल गया था। ये भी एक राजपूत का वचन है। इसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। खुद को पुलिस के हवाले कर दो कामरान। मेगाफोन फिर चीखने लगा। मैंने कहा ना कि यहाँ कोई कामरान नहीं है ऑफिसर। ठाकुर इस मरतबा गरज कर बोला, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके लहजे में ताहुकम था। पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा मत करें ठाकुर साहब। पुलिस ऑफिसर मेगाफोन पर चीखा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो दहशतगर्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ठाकुर बिफर कर बोला, मेरी हवेली में कदम भी रखा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। तुम सबको अपनी ज़िंदगियाँ और नौकरियाँ बचाना है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं चीफ मिनिस्टर से बात करने पर मजबूर हो जाऊँगा। ठाकुर की बात सुनकर चंद लम्हे को वहाँ सन्नाटा सा छा गया। फिर मेगाफोन चीखने लगा, ठाकुर साहब, कानून की मदद करें वरना हम ये समझेंगे कि आप भी इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। तुम कुछ भी समझो, ठाकुर चीख कर बोला, मगर कामरान यहाँ नहीं है। मेरी हवेली में वारंट के बगैर घुसने की कोशिश मत करना, ये तुम लोगों के लिए वार्निंग है। फिर वो चीख कर अपने आदमियों से बोला, रणवीर सिंह, प्यारे लाल, बलोनत सिंह, निर्मल दास, तुम सब सुन लो। अगर ये लोग 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से न जाएं तो इन पर फायर खोल देना। फिर वो मुझसे बोला, आओ मेरे साथ, अभी दोनों तरफ से फायरिंग होगी, इसी की आड़ में तुम निकल जाना। ये इतना आसान नहीं
नहीं है ठाकर साहब, मैंने जहरीले लहजे में कहा। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारे आदमियों की तरफ से फायर हुआ तो इन्हें हवेली में घुसने का बहाना मिल जाएगा। ठीक कहते हो तुम, ठाकर जल्दी से बोला। मैं भी अपने आदमियों को रोकता हूँ। ये कहकर वो फिर खिड़की के पास गया और बुलंद आवाज में बोला, रणवीर सिंह मेरे पास आओ। फौरन ही एक राइफल बरदार वहां पहुंच गया। मैंने ठाकर की गर्दन पर फिर रिवॉल्वर रख दिया था ताकि रणवीर सिंह हीरो बनने की कोशिश न करे। पुलिस पर फायर नहीं करना है, ये मैंने इन लोगों को धमकाने के लिए कहा था। जाकर अपने आदमियों को रोको। रणवीर सिंह दौड़ता हुआ दोबारा बाहर चला गया। ठाकर अचानक चौंक पड़ा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। हवेली से खुफिया रास्ता बाहर खेतों में निकलता है, मुझे इसका ध्यान ही न रहा। बरसों पहले मेरे पुरखों ने जब ये हवेली बनाई थी तो ये खुफिया रास्ता भी बनाया था। इस रास्ते का पता सिर्फ रघु और रणवीर को है। रघु तो अब रहा नहीं, मैं रणवीर सिंह को साथ ले लूंगा ताकि कोई खतरे में न रहे। तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दी जा रही है कामरान, खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मेगाफोन पर बोलने वाले की आवाज में अब झिंझिलाहट थी। तुम्हें विश्वास है ऑफिसर की कामरान यहाँ है? ठाकर ने चीख कर कहा। हाँ हमें विश्वास है, ऑफिसर ने जवाब दिया। दूसरा आदमी 1 घंटा पहले पकड़ा जा चुका है। ये सुनकर मुझे धचका लगा कि पुलिस ने एहसान को गिरफ्तार कर लिया है, मगर इसका केस मुख्तलिफ नौइयत का था। वो पुलिस को मतलूब नहीं था, न इस पर संगीन नौइयत का कोई इल्ज़ाम था। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेरी आनत का इल्ज़ाम लगाया जाता। ये भी बात की बात थी। खान साहब इससे पहले इसे रिहा करा सकते थे। ये सोच कर मैं कुछ मुतमईन हो गया। आओ चले, ठाकर ने मुझसे कहा। मुझे ठाकर के इस बदले हुए रूप पर हैरत हो रही थी। वो जालिम और अय्याश ज़रूर था, मगर अब तक इसमें एक बहादुर राजपूत भी जिंदा था। अपने पुरखों की तरह वो कॉल देकर इसे निभाना भी जानता था। फिर अचानक ही मेरी ज़हनी रूह बहक गई और मैंने सोचा मुमकिन है ये ठाकर की कुछ चाल हो। वो मुझे बेबस करके अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता हो। मुझे बेबस करने के बाद वो बहुत इत्मीनान के साथ पुलिस से कह सकता था कि कामरान ने गन पॉइंट पर मुझे वो सब कहने पर मजबूर कर दिया था। मैं मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों में गिरा बोझल कदमों से इसके पीछे चल रहा था। कॉरिडोर में निकलते ही इसे अपना एक मुलाजिम दिखाई दिया। ठाकर ने इसे कहा कि रणवीर सिंह को भेज दूँ। मुलाजिम फुर्ती से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। फिर फौरन ही रणवीर सिंह वहाँ आ गया। रणवीर सिंह, ठाकर ने इसे मुखातिब किया, खुफिया रास्ते की चाबी लेकर आओ और अपने आदमियों से कहो कि जीवन और अमर सिंह की लाशों को गायब कर दें। रणवीर सिंह इस फैसले से खुश नहीं था। नागवारी इसके चेहरे से आया थी। वो मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरता हुआ चला गया। फिर चंद मिनट बाद हम हवेली के एक ऐसे कमरे में खड़े थे जिसमें काठ कबार भरा हुआ था। इसी कमरे की दीवार गिर अलमारी में खुफिया रास्ते का दरवाज़ा पोशीदा था। अलमारी के दोनों पट खोलकर रणवीर सिंह इसमें दाखिल हो गया। फिर इसने वसी और अरीज अलमारी के निचले हिस्से का एक तख्ता उठाया तो मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दी। इन सीढ़ियों पर पहले रणवीर सिंह उतरा, इसके बाद ठाकर, फिर मैं उतरा। वो जीना बहुत तंग था, इस पर एक वक्त में एक आदमी ही चल सकता था। जीने पे उतर के मैंने पहले अलमारी के दोनों पट बंद किए, फिर मजीद नीचे जाकर निचले हिस्से का तख्ता भी बराबर कर दिया। अचानक वहाँ घूप अंधेरा हो गया। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और ठाकर का हाथ पकड़ लिया। मुझे खदशा था कि अंधेरे से फ़ायदा उठाकर ठाकर या रणवीर सिंह मुझे बेबस करना चाहेगा, मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो मेरे पाँव पुख्ता फर्श से टकराए। मैं ठाकर का हाथ पकड़े अंधों की तरह ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो मुझे ठाकर और रणवीर सिंह के हियोले दिखाई दिए। फिर तकरीबन 10 मिनट तक हम मुसलसल चलते रहे। एक जगह पहुँचकर रणवीर सिंह रुक गया और हाथ ऊपर करके इस सुरंग की छत में कुछ तलाश करने लगा। दूसरे ही लम्हे छत के इस हिस्से में चौकोर खिला नमदार हो गया। अचानक ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए तो मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। रणवीर सिंह उछल कर इस खिला में लटक गया। फिर इसने अपने पूरे जिस्म का बोझ हाथ में डाला और माहिराना अंदाज में बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद इसने हाथ बढ़ाकर ठाकर को ऊपर घसीट लिया। फिर रणवीर सिंह के अंदाज में मैंने भी जंप लगाई और दोनों हाथों से दीवार पकड़ के झूल गया। फिर इसी की तरह मैं अपने जिस्म का बोझ हाथों पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। जो ही मेरे जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बाहर निकला, कोई हियोला सा मुझ पर झपटा। मैंने चीते की तरह बरक रफ्तारी का मुजाहिरा किया और पलक झपकते में बाहर निकल गया। मुझ पर झपटने वाला रणवीर सिंह था। मुझे बाहर निकलता देखकर इसने राइफल सीधी की और मेरा निशाना ले लिया। मैं हैरत से आंखें फाड़े रणवीर सिंह को घूर रहा था। मेरे बदतरीन अंदेशों की तस्दीक हो गई थी। फिर रणवीर सिंह ने राइफल को लोड किया और इसका सेफ्टी गेज हटाने के बाद ट्रिगर पर उंगली रख दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ने लगा। अभी निकालता हूँ तेरी दहशतगर्दी, रणवीर सिंह ने जहरीले लहजे में कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकर साहब का गिरबान पकड़े, इन्हें बेइज्जत करे। ठाकर, मैं गुर्रा कर बोला, ये सब क्या है? ठाकर ने जोरदार कहका लगाया और बोला, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? तुम क्या समझते थे मेरे आदमियों को मारने के बाद इतनी आसानी से निकल जाओगे? तुम राजपूत हो? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। हाँ मैं राजपूत हूँ, ठाकर ने हंस कर कहा। जभी तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। फिर वो हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, वैसे अदाकारी कैसी थी मेरी? तुम सा ट्रेंड दहशतगर्द भी धोखा खा गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ की मिट्टी बहुत भुरभुरी थी।
मैंने गैर महसूस अंदाज में मिट्टी से मुठियाँ भर ली। फौरी तौर पर मुझे रणबीर सिंह से ख़तरा था। मुसल्ले सिर्फ वही था, ठाकर तो खाली हाथ ही था। मैं इस वक्त मुहावरतन नहीं हकीकतन रणबीर सिंह की आंखों में धूल झोंकना चाहता था, मगर वो कमबख्त बहुत मोहतात था और किसी चीते की तरह चौंका खड़ा था। ये अगर कोई चाल थी तो बहुत घटिया चाल थी। मैंने ठाकर को बातों में उलझाने की खातिर कहा, राजपूत कम अज़ कम बुज़दिल नहीं होते थे, अब शायद होते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास सुन चुका हूँ तेरी। ठाकर तपे हुए लहजे में बोला, पुलिस के हवाले करने से पहले तुझे अदमुआ तो मैं करूँगा। फिर वो हुक्म अमेज़ लहजे में रणबीर सिंह से मुखातिब हुआ, इस दहशतगर्द के हाथ पाँव बांध कर हवेली में ले आओ। जो हुक्म मालिक, रणबीर सिंह ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा। वो जानता था कि मैं खाली हाथ हूँ, इसलिए वो बहुत एतमाद से मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर ठहर गया और दरिश्त लहजे में बोला, अपने हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ महाराज। मैं चाहता भी यही था। बैठे बैठे इसकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। मेरे दोनों हाथ भी ऊपर उठे हुए थे। रणबीर सिंह का चेहरा पूरी तरह मेरी जद में था। मैंने अचानक दायां हाथ लहराया और रणबीर सिंह की आंखों में मिट्टी डाल दी। इसके साथ ही मैंने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी। रणबीर सिंह बौखला कर फायर भी कर सकता था, मगर रणबीर सिंह को फायर करने का होश ही कब था। वो मुझे इंतहाई फाहिश गालियाँ दे रहा था और बुरी तरह आंखें मसल रहा था। मैं बिजली की सी फुर्ती से इसके अकब में पहुंचा और दाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली। बाएं हाथ मैंने राइफल पर डाल दिया। दूसरे ही लम्हे राइफल मेरे हाथ में थी। रणबीर सिंह तड़प कर बैठे। मैंने राइफल के बट से इसके सर पर ज़रब लगाई, फिर इसे देखे बगैर ठाकर के पीछे दौड़ लगा दी, क्योंकि बाजी पलटते देखकर वो एक तरफ भाग निकला था। मैंने आधे मिनट से भी कम अरसे में इसे जा लिया। मौत से बच के भी कभी कोई भाग सका है? ठाकर, जो तुम भाग रहे हो, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता। फिर मैं लहजा बदल कर बोला, अब बताओ मोहब्बत और जंग में क्या कुछ जायज़ होता है, ताकि इसकी रोशनी में तुम्हें सजा दी जा सके। सुनो कामरान। ठाकर बेकाबू सांसों को दुरुस्त करने लगा। फिर थके थके लहजे में बोला, ये सब इस रणबीर सिंह का हरामीपन था। मैंने चट्टाक से इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। जलील कमीने, मैंने दांत पीस कर कहा, इसने तेरी खातिर बल्कि तेरे खाए हुए इस नमक की खातिर जान दाव पर लगा दी और तू इसे हरामीपन कहता है? इसने मेरी हुक्म अदूली की है, मैं क्यों ना कहूँ। बस ज़्यादा ड्रामे मत करो ठाकर, मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। मैं साफ साफ बात करने का आदी हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, गलती मेरी थी कि बकवास बंद करो। मैंने इसके मुंह पर फिर थप्पड़ मारा। अब मैं कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं हूँ। बस अब इस दुनिया को आखिरी बार अच्छी तरह देख लो। मेरी बात सुनो कामरान। ठाकर की आवाज़ लर्ज रही थी। मेरी मदद के बगैर तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। मैं तुम्हें हिफाजत से बाहर भी निकालूंगा और इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें बैठ कर खाएंगी। इतना पैसा है तुम्हारे पास? मैंने तज़हीक अमेज़ अंदाज में कहा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पुरखों ने जो दौलत हीरो और जवाहरात की शक्ल में छोड़ी थी, वो अभी तक मौजूद है। तुम वो सब ले जाओ। मैंने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ और मारा। वो तो खैर मैं ले ही लूँगा, मगर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने गुर्रा कर कहा और अचानक राइफल फेंक कर इसकी गर्दन दबोच ली। मैं फायर करके पुलिस को अपनी तरफ मुतवज्जा करना नहीं चाहता था। मेरी बात तो सुनो कामरान। में इसकी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मैंने पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन दबोच ली। फिर मैं इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता ही चला गया। वो बुरी तरह तड़प रहा था, हाथ पाँव मार रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुज़ाहमत में कमी आने लगी। मुझ पर इस वक्त खून सवार था। ठाकर की आंखें दोनों हलकों में से उबली पड़ रही थी। जुबान कुत्ते की तरह से बाहर लटक रही थी। फिर वो अचानक साकित हो गया। मैंने बेदर्दी से इसे ज़मीन पर फेंक दिया। इसका जिस्म आड़ा तिरछा ज़मीन पर पड़ा था। कुछ फासले पर इसका जानिसार मुलाजिम रणबीर सिंह था। वो भी शायद जान से गुजर गया था। मैंने आगे बढ़ के इसका जायज़ा लिया। वो जिंदा था। राइफल के बट से इसका सर ज़रूर फट गया था, मगर खून ज़ाया नहीं हुआ था। इसकी सांस भी हमवार थी और नब्ज़ भी नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया कि इसके साथ मुझे क्या सलूक करना चाहिए। इसे अगर मैं यूं ही छोड़ देता तो होश में आते ही पुलिस को बता देता कि कामरान किस तरफ गया है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं गांव में किस जगह खड़ा था। इतना मुझे यकीन था कि मैं अभी गांव के अंदर ही था। हम लोग सुरंग में इतना नहीं चले थे कि गांव की हदूद से बाहर निकल जाते। मैंने कुछ आगे बढ़ के इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से कुछ फासले पर खेतों का सिलसिला शुरू हो रहा था। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। थोड़ी ही देर में उजाला फैलने वाला था। सुबह होने से पहले मुझे वो गाँव छोड़ना था। मैंने रणबीर सिंह की कनपटी पर एक हल्की सी ज़रब और लगाई और अंदाजे से हवेली की मुखालिफ सिवत में चल दिया। रणबीर सिंह कम अज़ कम मज़ीद 1 घंटे के लिए इंटक फेल हो गया था। मैंने इसकी राइफल नाकारा करके वहीं छोड़ दी थी। मुझे ये ख़तरा भी था कि कहीं कोई गाँव वाला मुझे न देख ले। गाँव के लोग तो यूँ भी मुँह अंधेरे बेदार हो जाते हैं। चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे वो जगह मेरी देखी हुई है। फिर अचानक मुझे हरी चाचा की झोंपड़ी नजर आ गई। मैं तेज़ी से इसी तरफ बढ़ गया। मेरी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा हरी चाचा ने ही खोला। मुझे देखकर वो हमारी हैरत के बुत बन गया। मैंने हंस कर कहा, इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो हरी चाचा? मैं कामरान हूँ। इस
पुलिस का भूत नहीं हूँ। उन्होंने जल्दी से मुझे अंदर घसीट लिया और सरगोशी में बोले, आहिस्ता बोल बेटा, पुलिस यहाँ से अभी गई नहीं है। फिर वो चौंक कर बोले, मगर तुम हवेली से बाहर कैसे निकले? हवेली को तो पुलिस ने घेर रखा था, बस किसी न किसी तरह निकल ही आया। मैंने जवाब दिया, तुम ज़रा ये मालूम कर लो कि पुलिस गाँव से बाहर तो मौजूद नहीं है। अभी पृथ्वी शहर से आया है, गाँव से बाहर जाने वाले रास्ते पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। हरी ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं पूछा कि पृथ्वी कौन है और इस वक्त शहर से क्यों आया है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है? मैंने मुस्तरब होकर पूछा, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा था। कई रास्ते हैं, हरी ने जवाब दिया। फिर मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो जहाँ पुलिस का खतरा ना हो। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है आओ मेरे साथ। हरी चाचा ने कहा, फिर कुछ सोच कर बोले, ये खेस तुम अच्छी तरह लपेट लो। उन्होंने पलंग की पानी में रखा हुआ खेस उठाकर मेरे हवाले कर दिया। फिर हम एक लंबा चक्कर काट कर बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा निकले। हरी चाचा ने बताया कि अब हम गाँव से बाहर निकल आए हैं। फिर उन्होंने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया और बताया कि यही पगडंडी पकड़कर चले जाओ, 1 घंटे में बड़ी सड़क पर पहुंच जाओगे। वहां से तुम्हें कोई लारी या ट्रक आलाबाद पहुंचा देगा। मैं गो कि आलाबाद से आया था, मगर मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि शहर से इस गांव तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगा था। मैंने एक मरतबा फिर हरी चाचा का शुक्रिया अदा किया। इससे रुखसत होकर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ रवाना हो गया। इस वक्त मुझे ये इत्मीनान था कि मैं 1 घंटे में मेन रोड तक पहुँच जाऊँगा। पुलिस अगर मेरे पीछे आई भी तो इसी रास्ते से आएगी जिसे गाँव वाले इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता शायद निस्बतन लंबा था, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। सुरंग से बाहर आते ही रिवॉल्वर भी मेरे हाथ से गिर गया था और रणवीर सिंह की राइफल मैंने जानबूझकर नहीं ली थी, इसलिए मैं एक बार फिर निहत्ता था। मैं अपनी धुन में मस्ती चला जा रहा था कि बाएं तरफ की झाड़ियों से कोई उछलकर सामने आ गया। सुबह काजिब का वक्त था, इसलिए सब कुछ मुझे वाज़ेह दिखाई दे रहा था। मैं सन्नाटे में रह गया कि मेरे सामने पुलिस का एक कांस्टेबल खड़ा था। इस समय कहाँ से आ रहे हो? कांस्टेबल ने कौवे किसी आवाज़ में पूछा। अरे गाँव से आ रहे हैं। और कहाँ से आएंगे? मैंने घबराने की अदाकारी की। कौन से गांव से? इसकी मकरू आवाज़ फिर गूंजी। मैं एकदम सिटपिटा गया। मैंने इस गांव में कई घंटे गुजारे थे, मगर मुझे वहां का नाम मालूम नहीं था। मैं गलत नाम बताता तो वो मशकूक समझकर मुझे धर लेता। मैंने संभल कर जवाब दिया, अरे हमारा रास्ता काहे खोटा करत है भैया, हम ठाकर साहब के गाँव से आए रहे हैं। फिर मैंने चौंकने की अदाकारी की, मगर भैया लफड़ा काहे का है? इधर गाँव में भी बहुत पुलिस थी, कोई वारदात हो गई है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने एकदम मुझ पर राइफल तान ली और करख्त लहजे में बोला, अपने हाथ ऊपर उठाओ और आगे आगे चलो। मगर काहे? मैंने चिल्ला कर देहाती में ही जवाब दिया, अभी जान जाओगे सब कुछ। इसने डपट कर कहा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हम मोहन हैं। और बकवास बंद करो। कांस्टेबल ने चीखने की कोशिश की, इसे खांसी आ गई। चलो इस तरफ, इस राइफल से इशारा करते हुए कहा। ये नई आफत गले पड़ गई थी। कांस्टेबल न जाने मुझे कहाँ ले जा रहा था। मुमकिन है वहाँ इसके और साथी भी मौजूद हों। मैं इस वक्त तन्हा आदमी से तो निमट भी सकता था, मगर यहाँ से बाहर निकल कर न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। मैंने इस कांस्टेबल से वहीं निमटने का फैसला कर लिया। मैं चलते चलते बुरी तरह लड़खड़ाया। कांस्टेबल मुझसे चंद कदम पीछे था। मैं रुका तो वो एकदम मेरे नज़दीक पहुँच गया। इसे गुमान भी ना होगा कि मैंने हत्या होकर इस पर हमला करने की जुर्रत करूँगा। मैं बिजली की सी फुर्ती से पलटा और राइफल की नाल दोनों हाथों में जकड़ कर कांस्टेबल को जोरदार झटका दिया। दूसरे ही लम्हे राइफल मेरे हाथ में थी। मैंने राइफल एक तरफ उछाली और इससे पहले कि वो हलक से कोई आवाज़ निकालता, मैंने इसके मुंह पर हाथ जमा दिया। दूसरे हाथ से मैंने इसकी कनपटी पर हल्की सी ज़रब लगाई। वो मेरे हाथों में झूल गया। ये सारी कार्रवाई 1 मिनट से भी कम वक्त में हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं कांस्टेबल की जान लेना नहीं चाहता और इसे यूं ही छोड़ने में भी खतरा था। वो होश में आते ही चीख चीख कर सबको मेरे बारे में बता देता और पुलिस मुझे धर लेती। मैं इस इलाके से वाकिफ़ नहीं था, वरना मेन रोड पर जाने के बजाय किसी गाँव में छुपने की कोशिश करता। मैंने कांस्टेबल की राइफल उठा ली जो इसकी कमर से बंधी हुई थी। बेल्ट में जंजीर सी लटकी थी। गोलियों की बेल्ट भी कब्जे में की और वहां से निकलना चाहा, मगर फिर वही सवाल आ गया कि कहाँ जाऊं। मैं राइफल हाथ में लेकर आज़ादाना घूम भी नहीं सकता था। वहां से कुछ फासले पर घने दरख्तों का एक झुंड था। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर इसी झुंड की तरफ बढ़ गया। फिर मैं फुर्ती से घने दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मैं इत्मीनान से शाखों में फंस कर बैठ गया। मैंने सोचा था कि 2-4 घंटे बाद जब पुलिस मेरी तलाश में नाकाम होकर वापस चली जाएगी तो मैं भी उतर के आलाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मैं शाखों में कुछ यूं फंस कर बैठा था कि अगर बैठे बैठे मुझे नींद भी आ जाती तो मैं नीचे नहीं गिरता। वो दरख्त खासा ऊंचा था, इसलिए मैं दूर तक देख सकता था। जिस जगह वो कांस्टेबल पड़ा था इसके दोनों तरफ घनी और कद आदम झाड़ियाँ थी। झाड़ियों की दूसरी तरफ कुछ फासले पर एक जीप खड़ी थी। 3 पुलिस वाली जीप के पास खड़े हुए थे और इसी तरफ देख रहे थे जहाँ इनका एक साथी बेहोश पड़ा था। फिर उन्होंने जोर जोर से अपने साथी को आवाज़ें दी। इनकी आवाज़ तो मुझ तक पहुँच रही थी, मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। फिर इनमें से एक इस तरफ बढ़ने लगा जहाँ बेहोश कांस्टेबल पड़ा था। मैंने खुद को अच्छी तरह पत्तों में छुपा लिया। वो कांस्टेबल जो ही झाड़ियाँ अबूर करके आगे आया, इसकी नज़र अपने बेहोश साथी पर पड़ी। वो हैरत
हैरत से अपनी जगह जमकर रह गया और चंद लम्हे यूं ही अपने साथी को देखता रहा। फिर वो जैसे एकदम होश में आ गया और चीख चीख कर कहने लगा। जीप के पास खड़े होने वालों ने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा, फिर जल्दी से अपनी राइफलें शानों से उतार कर हाथ में पकड़ और आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। इसी वक्त बेहोश कांस्टेबल भी होश में आ गया और चीख चीख कर अपने साथियों से कुछ कहने लगा। इसकी बात सुनकर वो सब उजलत में जीप की तरफ भागे। फिर वो आदमी वहीं रह गए। 2 जीप में बैठ कर रवाना हो गए। वो लोग यकीनन मेरी तलाश में गए होंगे। जाने वालों में वो भी शामिल था जो मेरे हाथों बेहोश हुआ था। मैं दरख्त की शाखों में फंसा हुआ इनकी सरगर्मियां देख रहा था। रह जाने वाले दोनों कांस्टेबल शदीद बोरियत का शिकार थे और उकताए हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद जीप वापस आ गई। वो लोग आपस में कुछ सलाह मशवरा करते रहे, फिर मुख्तलिफ सिमतों में जाकर मुझे नए सिरे से तलाश करने लगे। इनकी ये तलाश काफ़ी देर तक जारी रही। मेरा अंदाज़ा था कि उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे तक मुझे तलाश किया है। इसी वक्त सूरज खासा चढ़ाया था और हर तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। अगर मैं नामुसाइद हालात का शिकार ना होता तो जी भर के एंजॉय करता। वो मंजर बहुत दिलकश था। दूर दूर तक हरे भरे लहलहाते हुए खेत थे। खेतों में काम करते हुए किसान थे और मिट्टी से उठने वाली सोंधी सोंधी महक थी, मगर मैं इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था। फिर वो सब एक एक करके जीप के पास पहुंच गए। इनके चेहरों पर गुस्से, झिंझलाहट और मायूसी के तासुरात थे। फिर वह सब जीप में बैठकर गाँव की तरफ रवाना हो गए। गाँव की तरफ से भी अभी तक कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला था। वो लोग अब तक वहाँ क्या कर रहे थे? फिर मैंने सोचा कि मुमकिन है वो लोग किसी दूसरे रास्ते से निकल गए हों। इस ख्याल को मैंने खुद ही रद्द कर दिया। इन्हें अब तक ठाकर की लाश मिल चुकी होगी। रणवीर सिंह ने भी ठाकर के कत्ल को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया होगा। अचानक गांव की तरफ से गर्द का एक बादल सा उठता दिखाई दिया। फिर एक एक करके पुलिस की 6 जीपें वहां से गुजरी तो खेतों में काम करने वाले सर उठा उठा कर इन्हें देखने लगे। मैं इसके मजीद आधे घंटे तक वहां दुबका बैठा रहा। फिर इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद दरख्त से नीचे उतरा। बैठे बैठे मेरी कमर और टांगें दुखने लगी थी। नीचे उतरने के बाद फौरी तौर पर मुझसे सीधा ना खड़ा हुआ गया और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, मगर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। खेतों में लोग काम कर रहे थे और वहाँ कोई भी आ सकता था। उतरने से पहले मैंने कांस्टेबल की राइफल और गोलियों की बेल्ट दरख्त के ऊपर शाखों में फंसी हुई छोड़ दी थी। दरख्त पर चढ़ने से पहले मैंने अपने जूते उतार के कहीं एक कोने में बांध लिए थे। उतरने के बाद मैंने जूते पहने, खेस तय करके कांधों पर डाला और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आया। मेरा रुख एक मरतबा फिर मेन रोड की तरफ था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।